नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो केंद्रीय मंत्री भी रहे और कई मरतबा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने बयानों को लेकर के हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। आज एक कार्यक्रम, किताब के विमोचन का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के दौरान जब तक वो स्टायर नहीं लेते हैं तब तक वो मजा ही नहीं आता। आज उस कार्यक्रम में कोविड पर चर्चा कर रहे थे। कोविड का नाम लेते लेते उन्होंने कहा कि बदकिस्मती है कि कोविड-19 के कारण मैं अपनी वाइफ को किस तक नहीं कर सकता। आइए देखते हैं। मैं भी कहूँ आपसे, कोविड वायरस से दुनिया को पकड़ रखा। कोविड वायरस से दुनिया को पकड़ रखा क्योंकि हम खुदा के से बहुत दूर चले गए। उसने ऐसा हम फेंका जिसमें न कोई साउंड है न कोई फायर है और ऐसा मुब्तला कर दिया सारी दुनिया कि बड़े बड़े अमीर और साइंसी दुनिया, अमेरिका हो व बरतानिया हो, यूरोप हो, रोम, रोज 4,000, 5,000, 8,000 लोग मर रहे हैं। अब इलाज कितना है? कहते हैं इलाज निकला है, ये वैक्सीन आ गई है, वो वक्त ही बताएगा कि इसका कितना फायदा होगा। अल्लाह करे ये बीमारी दफा हो जाए, क्योंकि आजकल तो डर लगता है हाथ गले लगाने से। मैं अपनी बीवी को किस में नहीं कर सकता, मैं अपनी बीवी को किस में नहीं कर सकता, मैं अपनी बीवी को किस में नहीं कर सकता। ईमानदारी से आप क्योंकि क्या गले का तो लगाने का तो सवाल ही है। अगर बहुत अगर मजबूरी है जमाना और मजबूरी है ये बीमारी। और मेरी बेटी जब देखेगी कि मैंने मास्क लगाया था, मर गया मेरे मकान। दर्शकों, किताब थी शख्स, शख्सियत और खिदमत। लिखी हुई थी डॉक्टर मसूद चौधरी जो रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं और फाउंडर हैं बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी। उन्होंने अपनी जीवनी पर एक किताब लिखी थी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीफ गेस्ट थे, उन्होंने विमोचन करना था। और भी बड़े नेता थे, देवेंद्र राणा भी वहां पर मौजूद थे, बहुत बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। लेकिन इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये गुजारिश की कि कहीं ना कहीं 2G से ऊपर आ जाइए। अब 5G आ चुका है तो क्या जम्मू कश्मीर में, आप बार बार इसके दावे करते हैं कि जम्मू कश्मीर को विकसित करना है, विकास करना है, तो हमें 2G नहीं 5G चाहिए, 4G चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब आप कह रहे हैं कि 38,400 करोड़ रुपए का खास पैकेज दिया जाएगा और जो 80,000 करोड़ का पैकेज है कम से कम उसका तो हिसाब दे दीजिए। ये कहना है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। जम्मू और कश्मीर में फर्क नहीं है। आज मुझे पूरा पता लग गया जिस मुसीबत से हम गुजर रहे हैं, आप भी उसी मुसीबत से गुजर रहे हैं। बिजली जो ये बड़े जोरों से कहते थे 24/7 बिजली होगी, मेरे घर में देख लिया नहीं रहे। आप लोग तो कैपिटल में होके आपका ये हाल है, तो बेचारे गाँव वाले का क्या होगा वो अल्लाह ही जाने। शुक्र है अल्लाह का ये हमारे यहाँ तो -1 से आगे तक हो गया है, पानी लगता है। नहाने में इतनी मुश्किल की क्या है, टैप्स में पानी है, बाकी पानी है। मगर शुक्र है यहाँ आराम से नहा तो सकता है, मगर सरकार से जरूर ढंढूरा देने से जाए। पहले बिजली तो दो लोगों को यार, खुला के वास्ते और तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, बिजली तो दो।
क्योंकि बिजली एक राहत है, तो पता नहीं वो कब वो आपको और हमको वो 4G पे पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म तो कहते हैं कि 5G आ गया हिंदुस्तान में। अल्लाह करे कि वो यहाँ आए, यहाँ रहें वज़ीर आज़म छोड़ के, और तब देखते हैं हमारा क्या यहाँ पे। दर्शकों, अब हम बात करेंगे इलेक्शंस की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन थे और साथ ही साथ रहबरे तलीम टीचर्स के भी इलेक्शन थे। आपको बताते चले 160 से ज़्यादा जोनल अध्यक्ष बने और 16 से ज़्यादा जिला अध्यक्ष बने। उसके बाद आज ये लंबे समय से प्रोसेस चलता, अक्टूबर महीने से ये प्रोसेस चलता आ रहा था और आज फाइनली इलेक्शन हुए चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी के लिए। आइए देखते हैं। कन्वेंसिंग करनी पड़ रही है। अगर वो पिछली टीम ठीक अपना काम करती तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अप्रैल महीने इलेक्शन होते हैं और ये उथल पुथल की जिम्मेवारी उन्हीं लोगों पे है जिन्होंने इस तरह के हालात बनाए और कोर्ट ये इलेक्शन करवा रही है। वी फील वेरी सॉरी। थैंक यू। दर्शकों, मीनू लता जो जनरल सेक्रेटरी की इलेक्शन जीती, वाइस चेयरमैन की इलेक्शन जीती, और उनका ये कहना है कि मैं आभार व्यक्त करती हूँ उन टीचर्स का जिन्होंने मेरी कैंपेन की, यानी उनका प्रचार प्रसार किया, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं उसका भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे वोट कास्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरे नज़र में सब के सब टीचर एक समान है, जिन्होंने वोट मेरे फेवर में किया या अगेंस्ट किया। उनके बाकी कमीशन मेंबरान हो चुका है। तमाम उस्ताद बरादरी से मेरी गुजारिश है, ये हो रहा रहबर तालीम टीचर्स फोरम जम्मू और कश्मीर में दोनों साइडों से थे। आज हमारा इलेक्शन था चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी और वाइस चेयरमैन के लिए। अब वहाँ से मैंने जीत हासिल की है। मैं इन तमाम टीचर्स को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरी कैंपेनिंग की, मुझे टाइम टू टाइम यहाँ पे इतना सपोर्ट दे दिया, और आज खासकर जो मुझे वोट किया उन्होंने, मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको। और मैं इनको बता देती हूँ कि जैसे मैं पहले काम करती थी उससे दुगना मैं और ज़्यादा काम करूँगी। जिन्होंने वोट नहीं किया उनको भी थैंक्स कहती हूँ, और इन्होंने जो आज मुझे ये एनकरेज और कर दिया। अब तो ऑलरेडी मतलब काम पहले कर चुके हैं, लेकिन आज जो इन्होंने मुझे उसका रिजल्ट दे दिया, जो उस काम का, जो उस मेरिट बेस पे मुझे इस समय चूज कर लिया, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ और इनको धन्यवाद देती हूँ। और हमेशा तो अब इसमें मैं इन सबको धन्यवाद देती हूँ तहे दिल से। मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो इन्होंने मुझे अब सौंप दी है, मैं बड़ी ईमानदारी से आगे से ये निभाऊंगी, और सबका जो भी कुछ इश्यू होगा वो हम ज़रूर इसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, अमूमन हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम पैकेज अनाउंस कर देते हैं, लेकिन पैकेज को ज़मीनी सतह पर लाने के लिए कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जब तक हम रेड टेपिज्म को नहीं छोड़ेंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नहीं अपनाएंगे, हम एक सिंगल विंडो सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप जितना मर्जी बड़े बड़े पैकेज ले आइए, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। क्योंकि आपकी सोच गुजरात के लोगों की तरह नहीं है, गुजरात के अधिकारियों की तरह नहीं है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला कि हाल ही में कोविड-19 के दौरान छोटे छोटे होटल और लॉजेस मंदी के कगार पर हैं। हम सब जानते हैं कि सब के सब बंद होने के कगार पर हैं, और उसके बावजूद भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 109 छोटे होटलों को शहर के बीचों बीच ओल्ड सिटी के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पर नोटिस जारी कर दिया। अब सोचिए कि 1 साल हो चुका है, करीब 1 साल में वो एक मंदी के दौर से गुजरे थे। अपने मुलाजमों को रोजगार देने के बाद वेतन तक नहीं दे पा रहे थे, बिजली के किराए उनके लिए आफत बनी हुई थी। उसके ऊपर इस तरह के नोटिस देना कितने वाजिब है। हमने कुछ होटल एसोसिएशन के लोगों से बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। यही कहूँगा कि पहला नंबर तो होटल में बिजनेस 0% या 5% है, 0 से 5%। पिछले 8 महीने बंद रहा है, अब थोड़ी सी रौनक बनी है और ये नोटिस देना शुरू कर दिया है पोल्यूशन गवर्नमेंट ने। हमें ये पता चलना चाहिए कि पोल्यूशन वाले हमें बुला के जब ये कह दिया है कि अगर सेंट्री हमारा जुड़ चुके हैं, रेस्टोरेंट नहीं हैं, बजट होटल हैं, 19 कमरों से नीचे उन्होंने पहले बोला है, 15-15, 5-5 और 10-10 कमरों वालों को नोटिस देना कहाँ का इंसाफ है। हमें तो ये नहीं समझ आती है कि गवर्नमेंट चाहती क्या है।
अगर यूटीआई बनाई है तो दिल्ली में जैसे चल रहा है वैसे हमें जम्मू में भी पोजीशन मिलनी चाहिए। हमारा हालात देखिए, पहले मौका देखिए। जो पुरानी लिस्टें पड़ी हैं उसके हिसाब से इन्होंने नोटिस सप्लाई कर दी हैं। ये नोटिस लेने से पहले हमें बुलाया है, आपसे 2 बार मीटिंग भी हुई है। मीटिंग में हमने फैसले लिए हैं, आप उनको मत नोटिस दो। हमारा एरिया जो है, मेरा घुमट का एरिया है, हरी मार्केट का एरिया है, वो जुड़ चुका है। ये जो पर्टिकुलर केस है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जम्मू शहर के होटल्स और लॉजेस को नोटिस निकालने का, इस पे बारे में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ओल्ड जम्मू सिटी है वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा एक बड़ा एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है और उसके साथ कनेक्ट हो चुका है। और इसके बारे में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने पहले भी पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट को लिखा है कि ये जो छोटे छोटे होटल्स और लॉजेस हैं 2-2, 4-4 मरले में, 10-10 मरले में, यहाँ पे और इनका असेस भी जो है ये टाइट लेन्स बाई लेन्स में हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगने मुश्किल हैं और इस वजह से गवर्नमेंट के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से इनको कनेक्शन दिया जाना चाहिए ताकि ये इस सारे जंजाल से मुक्त हो सकें। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मैं शुक्रिया करूँगा कि उन्होंने वो ट्रीटमेंट प्लांट चालू कर दिया है और ओल्ड जम्मू सिटी की जो बीसी रोड से लेकर के गुजर नगर के एरिया तक, तवी के फ्रंट के एरिया तक के जितने भी होटल्स एंड लॉजेस हैं उनको काफ़ी सारों को उन्होंने कनेक्शंस भी दे दिए हैं। ऐसी सूरत में जबकि वो कनेक्ट हो चुके हैं गवर्नमेंट के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ, तो पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट का कोई औचित्य नहीं बनता कि इस तरह के नोटिस वो निकाले भी, क्योंकि वो सब कनेक्ट हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनको ये करना चाहिए कि ये एक जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से या होटल एसोसिएशन से चेक करवा लें। होटल एसोसिएशन से चेक करवाना आसान है, उनसे एक लिस्ट ले लें कि कौन कौन सी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कौन कौन से लॉजेस हैं, कौन कौन से होटल्स हैं जो कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एसटीपी के साथ कनेक्टेड हैं और उनका ऑटोमेटिक वो जो पोल्यूटेड वेस्ट है उसका निवारण वहाँ पर हो रहा है। इस करके इंडिविजुअल एसटीपी की ज़रूरत भी नहीं है, इंडिविजुअल उनको लाइसेंसेस की या एनओसी की भी ज़रूरत नहीं है। जो उस एसटीपी के साथ कनेक्टेड है, दोज इंस्टीट्यूशंस, दोज होटल्स, दोज लॉजेस, दोज शुड बी डीम्ड टू बी हैविंग एनओसी। उनकी एनओसी ऑटोमेटिक बन जानी चाहिए क्योंकि वो गवर्नमेंट को उसके साथ सब्सक्राइब किया और अपने आप को कनेक्ट किया, उनका वेस्ट तो बाहर जा ही नहीं रहा। तो मेरा ऐसा मानना है कि नोटिस इशू करने से पहले इस तरह की चीज़ को देखा जाना चाहिए। और फिर जो नोटिस की लैंग्वेज है वो बहुत ही दुखदायी है। लोकतंत्र में प्रजातंत्र इस तरह की चीज़ें नहीं होती, जबकि किसी नोटिस में किसी को कहा जाए कि आप फौरन तत्काल प्रभाव से इस नोटिस के मिलने से ही अपनी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को बंद कर दें। किसी वीक दिल वाले आदमी को उससे हार्ट अटैक हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, लोगों ने कर्जे लिए हुए हैं उन सारी चीज़ों को चलाने के लिए, और हम अपने दफ्तर में बैठे हुए बिना कुछ जाने समझे किसी छोटे बिजनेसमैन को, छोटे व्यापारी को जो कानून को बड़ी अच्छी तरह से नहीं जानता, उसको इस तरह का नोटिस दें कि आप अपना होटल या लॉज बंद कर दो सीधा साधा बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, तो वो अच्छी बात नहीं है। इनको एक ह्यूमन अप्रोच, ये मानवतावादी अप्रोच बनानी चाहिए। दर्शकों, अगर हम आपको बताएं कि सीवरेज प्लांट बना हुआ है ओल्ड सिटी में, जम्मू नगर निगम की तरफ से बड़ा सीवरेज प्लांट बना हुआ है और उस प्लांट के साथ इन होटल्स या लॉजेस वालों ने अपने कनेक्शन जोड़े हुए हैं और उसके बावजूद भी सेपरेट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए कहा जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अलग से लगाया जाए, इसको लेकर के नोटिस दिया गया। होटल मालिकों का कहना है कि हम पहले ही मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। खास तौर पर इंद्रजीत खजूरिया से जब हमने बातचीत की तो इंद्रजीत खजूरिया का कहना था कि कहीं ना कहीं मिल बैठ के कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता था, लेकिन इन्होंने नोटिस जारी करके गलती की है कि होटल इंडस्ट्री जो इस वक्त है वो वेंटिलेटर पर है, बिल्कुल काम का ठप हुआ है, बिल्कुल टोटल बंद हुआ है। ब्रिस्बेन के पोल्यूशन वाले हमें कोई ऐसा रास्ता दिखाते, ऐसा रास्ता बताएं कि जिससे हमारी प्रॉब्लम जो ईज़ हो, हमारा बिजनेस जो आगे बढ़े। लेकिन ये नोटिस देने का मतलब ये हमें हरास करने रहे हैं, हमें मेंटल टार्चर, हम ऑलरेडी डिसपॉइंटेड है और ये और टार्चर कर रहे हैं। जब हमें हर किस्म से हम इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और कोऑपरेट लेकर चल रहे हैं, अब इनकी तरफ से है ज्यादती हो रही है, हर इनकी तरफ से ज्यादती हो रही है। हम कहते हैं कि हम कोऑपरेट करें, जैसे पहले भी प्रॉब्लम खड़ी हुई थी तब भी हल हुई थी, डिपार्टमेंट ने अपने एसोसिएशन मिलकर हल किया था। अब भी इनको नोटिस देने की क्या ज़रूरत थी?
जब हम इनसे मुलाकात करने के लिए तैयार है, प्रॉब्लम जो है इस ढंग से ऐसे ढंग से निकालना चाहते हैं जो कि ना उनको दिक्कत आए ना हमें दिक्कत आए, बड़े एमिकेबली है प्रॉब्लम हल हो जाए, और ताकि डिपार्टमेंट की अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी पूरी हो जाए, और हमारी जो प्रॉब्लम सोल्यूशन है हम वो सोल्यूशन की मदद से सोल्यूशन निकालें। तो इनकी ये नोटिस दिया जो हमें टॉर्चर करने वाली बात है, हम इसको वो कंडेम करते हैं। कहते हैं ना कि बड़ी हाई लेवल पर आदमी बैठ जाता है तो अब उसको वहीं पर बैठ के सब कुछ देखना होता है, ये नहीं कि इनके पास स्टाफ है जाकर भेजें जिनके लगे हुए हैं, जिनको प्रॉब्लम नहीं है, जिनकी प्रॉब्लम है ही नहीं है, उस पर नोटिस क्यों दे रहे हैं? एक रखा हुआ है या रिकॉर्ड रखा हुआ है, जिसके होटल के नाम आए नोटिस दे दो जी। ये तो सिर्फ अपने आप को कहाँ जो उड़ाते हैं, अपने साथ उड़ाने की वाली बात करते हैं, पता नहीं किस लिए, क्या समझते हैं। होटल इंडस्ट्री जो है बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। आपने देखा इससे पहले जब हमारी स्टेट कन्वर्ट हुई यूटी में, तब 5 अगस्त को ऐसा लगा कि यहाँ पे टूरिस्ट फ्लो काफ़ी था, यात्रा स्थगित की गई, लोग वापस चले गए। उसके बाद वापस जाने के बाद साथ साथ भी अभी जो कोविड-19 का जो प्रकोप हुआ है उससे तो इतना है कि इसकी बिल्कुल जहेंगे ना रीढ़ की हड्डी टूट गई है। बाकी इंडस्ट्रीज फिर भी रिवाइव हुई है, लेकिन ये एक इंडस्ट्री टूरिज्म इंडस्ट्री इसे बहुत ही बुरा असर पड़ा है, और आज तक ऐसी सिचुएशन है कि बुरे हाल है, इसका ग्राफ बिल्कुल डाउन बढ़ा है, और बिजनेस जो मैं कहूँगा 0 से लेके 10 से 15% तक बिजनेस है, और वो भी इस शीतकालीन के वक्त आप कहें दरबार मूव के साथ स्टेट डिपार्टमेंट होते हैं या दूसरे पुलिस हेडक्वार्टर, वहाँ का बिजनेस है, बाहर से टूरिस्ट ना के बराबर है। लेकिन इस बुरे वक्त के वक्त सरकार की तरफ से कोई पॉलिसी नहीं है, और पॉलिसी के साथ साथ ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनके लगातार नोटिस आने शुरू हो चुके हैं, और उन नोटिस से एक बहुत सी एक टेंशन हो गई है जितने भी हमारे छोटे बजट होटल वाले हैं। सीधा सीधा बात है कि सरकार ने पहले एक STP जो जनरल बनाया था उसको डिले हो गया, लेकिन अब तकरीबन हमारे पास जो आंकड़े हैं तकरीबन 60 से 70% लोग जो बजट होटल वाले वो जुड़ चुके हैं। तो सीधी सी बात है, जब ये लोग जुड़ चुके हैं तो जो NOC होती है वो एक मैंडेटरी जो होती है वो सीधा पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं। लेकिन रहा सवाल कि इन बड़े होटल हैं जिनके इंडिविजुअल STP एस्टेब्लिश किए हुए हैं, तो वो उनका मेंटेनेंस चलाना वो सारे चीज़ सरकार ने डिपार्टमेंट ने देखने हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये नोटिस देना एक बहुत बड़ी टेंशन होगी मेंबर्स को, और जब ये नोटिस सर्व हुए तो हमने एक रिप्रेजेंटेशन हमारी पूरी एसोसिएशन चीफ जो चेयरमैन थे उनके साथ मिले, बाकायदा मेंबर सेक्रेटरी के साथ हमने उनको बताया है कि ये इस मुश्किल दौर में ऐसे हालात अगर आप नोटिस सर्व करो तो चाबियाँ आप ले लो, होटल बंद पड़े हुए हैं, पहली सी बात है। तो वह बड़ी अच्छे वातावरण में वहाँ डिस्कशन हुई, वातावरण करने के बाद इनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा होती है नाम्स के मुताबिक, तब ये मिनिमाइज़ के ऊपर आया। सीधा है जो लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं उनकी एक क्लीयरेंस देनी है UD डिपार्टमेंट से। इट हैज़ बीन ड्यूली अटैच विद द इंस्टीट्यूशन विद द STP के साथ, और STP के साथ जुड़ने के बाद उसके बाद जो कचरा जो हम म्यूनसिपैलिटी की देते हैं वो स्लिप देनी है, और प्लस जो इतनी फीस है वो देनी है। दर्शकों, आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन थे, और उस वक्त विमेन कॉलेज में ये इलेक्शन कंडक्ट किए जा रहे थे। वहाँ शहर के बड़े उद्यमी भी थे और व्यापारी वर्ग भी थे, और हमने सोचा क्यों ना बात की जाए कि जो 38,400 करोड़ रुपए का पैकेज है उसको उद्यमी और व्यापारी किस तरीके से देखते हैं। व्यापारियों का कहना था कि वेलकम है, लेकिन जब ब्लैक एंड व्हाइट में सारी चीजें सामने आएंगी तभी कहा जा सकता है कि एग्जिस्टिंग यूनिट के लिए जो मौजूदा इकाइयां हैं या जिन्होंने 2017 में अपने यूनिट लगाए हैं उनको कितना लाभदायक है। बाहर से आने वाली इन्वेस्टमेंट के लिए अलग चीज है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उनको कितना इससे लाभ मिलेगा। जब ये पैकेज का नोटिफिकेशन आ जाता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा इसमें खुलेंगी। तो उस और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा जो नए इंडस्ट्रियल इस्टेट की डेवलपमेंट है ना, उस इंडस्ट्रियल इस्टेट की डेवलपमेंट के लिए टाइम बाउंड मैनर में इंडस्ट्रियल इस्टेट डेवलप किए जाए, क्योंकि लोगों को ज़मीन देनी है। तो अगर आज पैकेज आ गया उसमें 10 साल का उन्होंने 2037 तक तो है, पर जो नया इन्वेस्टर आएगा उसको जब तक ज़मीन नहीं मिलेगी, पावर की सैंक्शन में इनको काफ़ी ईज बिजनेस में लाना चाहिए, क्योंकि आज पावर सैंक्शन करना एक बहुत बड़ा इशू है। तो मेरे को लगता है कि आने वाले समय में हमारी जो एम्प्लॉयमेंट ग्राफ है इंडस्ट्री का, आज वो 4-4.5 लाख है, वो कम 9-10 लाख तक पहुंच जाएगा। ये पैकेज जो इन्होंने दिया है ये प्रोडक्शन बेस्ड पैकेज है, इसके सन ऑफ सॉइल को बेनिफिट होगा,
पर मेरी अपना ऑनरेबल गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि जो सन ऑफ द सॉइल है उनकी मोस्टली उनका जो माल है वो सारा स्टेट के अंदर बिकता है, तो उसके लिए जो स्टेट के अंदर, क्योंकि हमारे पास मार्केट तो नहीं है, तो मार्केट बेस्ड इंसेंटिव हमारे को मिलने चाहिए विद इन द स्टेट के लिए और आउटसाइड स्टेट के लिए। उसमें सन ऑफ सॉइल को बेनिफिट होगा, बाकी जो लोग जिनका टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, जो बंद करके जा रहे थे, उनको इससे बड़ा एक बेनिफिट मिलेगा और वो आने वाले समय में वो सब एक्सपेंशन करके इसका लाभ उठाएंगे। उद्यमियों की ये सोच है कि अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है, बिग हाउसेस यहां पर आते हैं, तो जो माइक्रो यूनिट्स हैं वो भी लगेंगे। माइक्रो यूनिट लगेंगे तो स्वाभाविक सी बात है रोजगार भी मिलेगा। रोजगार ज्यादा से ज्यादा हो, इसको लेकर के पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। और जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसकी घोषणा की थी, उस घोषणा में भी उन्होंने कहा था कि असल मकसद फ्लोरिश करना इंडस्ट्री को, और साथ ही साथ हमने यह सुनिश्चित करना है कि बेरोजगारी को दूर किया जाए और रोजगार लोगों को मिले, क्योंकि सरकारी नौकरियां सीमित हैं। सीमित सरकारी नौकरियों के चलते हमें स्टार्टअप अपने यूनिट लगाने चाहिए या फिर इंडस्ट्री में रोजगार मिलना चाहिए। ये बात पहुंचाने के लिए और हम एलजी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये पैकेज पास करवा दिया। देखने में पैकेज बहुत अच्छा लग रहा है, पर अभी इसकी माइक्रो डिटेल्स जब आएंगी, असली पैकेज का तब पता चलेगा। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि उसमें भी कुछ ऐसी खामियां होंगी, ऐसा नहीं होगा। जैसा इन्होंने व्यू पॉइंट दिया है कि पैकेज देखने में बहुत ही अच्छा है। अगर ये पैकेज आ गया तो हमारी स्टेट में जो इंडस्ट्री है बहुत फले फूलेगी। आप ये समझो कि अगर बाहर से एक बड़ी इंडस्ट्री आती है, उसके साथ 50 छोटी लोकल इंडस्ट्री लगती हैं, उनका सर्वाइवल बन जाता है उसके ऊपर। आज की डेट में स्थिति ये थी कि हमारे लोकल इंडस्ट्री के पास इतना काम नहीं था, सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो रहा था। कोरोना में तो वैसे ही बंद होने के कगार पे आ गई थी। अब इस पैकेज के माध्यम से जब हम तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इसकी गाइडलाइंस आएँ, ताकि हम उसको स्टडी करके लोग उसमें इस पैकेज को अवेल करना शुरू करें और इन्वेस्ट करें। पर प्राइस प्रेफरेंस के साथ है। जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सवाल चल रहा है, ये पिछले काफ़ी सालों से ये है 20% प्रोक्योरमेंट फ्रॉम लोकल इंडस्ट्री इन लोकल स्टेट, जहाँ पे वो पैसा लगाएंगे। उसमें कुछ खामियां रह जाती थी, कोई इंडस्ट्री को खास लाभ उसके मुझे लगता नहीं हुआ है। जैसे हमारा C-Corp था पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सप्लाई करने के लिए, अब उसको अगर दोबारा रिवाइव करेंगे मार्केटिंग के लिए, तो शायद लोकल इंडस्ट्री का ज़्यादा सर्वाइवल है। बाकी मैंने आपको बोला, जब उसकी डिटेल्स आएंगी, वो 20% क्या दे रहे हैं प्राइस प्रेफरेंस या कैसे प्रोक्योर करेंगे, वो सब डिटेल्स उसी में आएंगे। जो पुरानी आईडीएस है उसमें चल रही थी, पर उसमें वो था माध्यम था बाय ट्रेन, बाय एयर और बाय वाटर बॉडी। हमारी स्टेट में वाटर बॉडी कोई थी नहीं, ट्रेन में माल बेच के बाहर नहीं खाता है, वो रेल हेड टू रेल हेड है। रेल हेड से फैक्ट्री माल कैसे पहुंचाएंगे, और अगर कस्टमर को भेजा तो उसके गोडाउन कैसे पहुंचाएंगे, वो महंगा पड़ता था। बाई एयर तो आपको पता है इतना सामान जा नहीं सकता है। तो ये डिमांड इसमें रह गई है, जो इन्होंने अभी तक हमें शाया नहीं की है उसमें अपने जो भेजा इन्होंने। पर लगता है जब गाइडलाइंस आएंगी शायद उसमें भी कुछ इसके बारे में लिखा हो। दर्शकों, उद्यमियों का यह भी मानना है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट बाहर से लानी है तो जो इन्वेस्टर है उसको मेहमान का दर्जा देना पड़ेगा। उसको दरबदर नहीं होना पड़ेगा कि उसको बिजली का कनेक्शन लेने के लिए पीडीडी के दफ्तर जाना पड़े, पोल्यूशन की लिस्ट लेने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जाना पड़े, लैंड के लिए सिडको के पास जाना पड़े। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि सिंगल विंडो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। जो भी इंडस्ट्री का पैकेज आया है वो एक अपरेंटली जो है वो ठीक नज़र आ रहा है हमें, लेकिन इस पर ज़्यादा टिप्पणी आप तभी कर सकते हैं जबकि नोटिफिकेशन आ जाए। अभी तो ये प्रेस रिलीज़ आई है, तो इसमें ये है कि नई इंडस्ट्री के लिए इन्होंने बड़ा अच्छा कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी और जो इंटरेस्ट रिबेट एंड टर्म लोन दिया है वो बड़ा अच्छा एक कदम है। लेकिन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए अभी नोटिफिकेशन में पता चलेगा कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ है उसको सर्वाइव और रिटेन करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कदम उठाती है। तो मेरे ख्याल में अपेरेंटली जो सामने से नज़र आता है ये एक अच्छा पैकेज नज़र आता है और एक लॉन्ग टर्म पैकेज है, लेकिन सही टिप्पणी हम तभी कर सकेंगे कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगी। लेकिन ये है कि बड़ी इंडस्ट्री आएगी तो उससे जो छोटी इंडस्ट्री है वो उस पर सर्वाइव कर जाती है, एंसिलराइजेशन हो जाती है। तो इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर बाहर से भी इंडस्ट्री आती है। अगर पैकेज डाउन द लाइन ट्रिकल करता है तो उसमें सबको बेनिफिट होगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मेरे हिसाब से तो ओवरऑल ऐसे देखने के तो अच्छा ही पैकेज है। दर्शकों, अब हम बात करेंगे बॉर्डर पर रहने वाले लोगों की। बॉर्डर के रहने वाले लोग इस वक्त दहशत के माहौल में हैं और उस दिन से यानी 5 अगस्त 2019 जब भारत ने यह फैसला लिया था कि 370 को रिपील किया जाएगा, 35 को हटाया जाएगा, उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाहट में है।
पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है और बिना वर्दी के सरहदों की रक्षा करने वाले वो लोग जो सीमांत हलकों में रहते हैं, एलओसी पर रहते हैं, उनकी सुविधाओं को, उनकी दिक्कतों को जरूर सुनना चाहिए और सरकार को चाहिए भी कि प्रायोरिटी पर सुनिश्चित किया जाए कि उनको हर संभव सहायता दी जाए। ऐसा ही कुछ पुंछ में कुछ लोगों का कहना है कि उनको बंकर नहीं दिए जा रहे हैं। बंकर की जरूरत होने के बावजूद भी उनके साथ पक्षपात और सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। दर्शकों, स्थानीय लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं बंकर बनाने में, बंकर किस जगह बनाने में है, वहां पर कोताही हुई है। बंकर घरों से बहुत दूर बनाए गए हैं। जब शेलिंग होती है तो घरों से बंकर तक पहुंचने में समय लगता है। उनका कहना है कि उनके कच्चे घर हैं, जब शेल आते हैं तो सीधे नीचे आकर के गिर जाते हैं। उनका लेंटर यानी जो छत होती है उसको फाड़ करके, कच्ची छतों को फाड़ करके नीचे आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करे कि लोगों को पैसे मुहैया करवाए ताकि वो अपने हिसाब से मकान ही ऐसा बनाए जो बंकर का काम कर सके। खास तौर पर नावनी, मोड़ा गाई और इसके गिरदोनवा, पंजतूरा, महल वगैरह में जहाँ पर बहुत जहाँ हर वक्त फायरिंग ही फायरिंग होती रहती है, वहाँ पर बैंकर दिए जाएं और जहाँ पर इनकी बहुत अशद ज़रूरत है। तो लिहाजा मेरा ज़्यादा मैं कुछ ना कहते हुए सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मल्ला मल्ला सा, मल्ला नावनी मुगला, मल्ला मल्ला सा, मल्ला मुगला, मल्ला अपर नावनी गाई और पंजतूरा माला माल, जहाँ पर इस वक्त बहुत ज़रूरी मतलब बैंकरों की अशद ज़रूरत है, वहाँ पर ये बैंकर जो है दिए जाएं। कहते हैं कि 5-8 बैंकर आए हैं, लेकिन 5-8 बैंकर से वो नाकाफ़ी है और वो जो 5-8 बैंकर आए हैं वो उन लोगों को दिए जाएं जहां जिन लोगों को ख़तरा होता है और हर वक्त फायरिंग वहां पर होती रहती है। ये दायां बायां ना दिए जाए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, आप लोगों को, आप मीडिया वालों का भी शुक्रगुजार हूं। मैंने इससे पहले भी कई बार और ख़ास तौर पर मैं शहजाद मलिक साहब का भी निहायत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी इन बंकरों के मतलब जो बने हैं वो जिस तरीक़ा से भी है वो तो इंक्वायरी के मोहताज है। वो बंकर जो है वो इंक्वायरी के मोहताज है, वो अच्छे ढंग से नहीं बनाए गए हैं। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।